आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। अध्याय 4, मौत का सफ़र। अगले ही दिन जॉन फेरियर अपने एक परिचित से मिलने सॉल्ट लेक सिटी गया। वह नेवादा पर्वतों की ओर रवाना होने वाला था। जॉन फेरियर ने जेफरसन होप को देने के लिए उसे एक पत्र दिया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी जान को खतरा है और उसका आना बहुत ज़रूरी है। पत्र सौंपकर वह वापस अपने घर आ गया। अब वह हल्कापन महसूस कर रहा था। अपने घर के बाहर 2 घोड़े बंधे देखकर उसे हैरानी हुई। उसे कमरे में 2 युवक दिखाई दिए। एक का चेहरा पीला और लंबा सा था। वह कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपने पैर मेज़ पर रखे हुए थे। दूसरा मोटी गर्दन वाला युवक कुछ बदसूरत सा लग रहा था। वह जेब में हाथ डाले खिड़की के पास खड़ा हुआ था और सीटी की आवाज़ में कुछ गुनगुना रहा था। उन्होंने फेरियर का अभिवादन किया। कुर्सी पर बैठे हुए युवक ने बातचीत शुरू की। शायद तुम हमें नहीं जानते। ये एल्डर ड्रेबर के बेटे हैं और मैं जोसेफ स्टेंजरसन हूँ। मैंने ही सबसे पहले रेगिस्तान में तुम्हें देखा था। उस समय भगवान ने ही तुम्हारी मदद की थी और सही रास्ता दिखाया था। उसकी मदद से सारी दुनिया खुश रहती है। उसकी चक्की धीमी चलती है पर बारीक पीसती है, दूसरे युवक ने कहा। जॉन फेरियर इन मेहमानों के बारे में अच्छी तरह जान चुका था। हम दोनों अपने पिताओं के कहने पर तुम्हारी खूबसूरत बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हम में से जो भी सही लगे उसे चुन लेना चाहिए। मेरी 4 पत्नियां हैं और ड्राइवर की 7। जाहिर है मेरा दावा ज़्यादा मजबूत है। नहीं नहीं भाई स्टेंजरसन, दूसरा चिल्लाया। सवाल यह नहीं है कि हमारी कितनी पत्नियां हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कितनी पत्नियां और रख सकते हैं। मेरे पिता ने मेरे नाम बहुत सारी जायदाद कर रखी है और मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, पर मेरा भविष्य ज़्यादा बेहतर है। जब भगवान मेरे पिता को अपने पास बुला लेंगे तो उनके चमड़े का कारखाना मुझे ही मिलेगा। तब मैं तुमसे ज़्यादा रईस और रसूख वाला बन जाऊँगा। वैसे हमें लड़की पर छोड़ देना चाहिए कि वह किसे चुनती है। शीशे में अपनी शक्ल देखते हुए ड्रेबर मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। दरवाजे पर खड़ा जॉन फेरियर उनकी बातें सुनकर जल भुन गया। बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो वह बोल उठा। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों युवक सकपकाकर उसकी ओर देखने लगे। उनकी निगाह में तो ये किसी को भी चुनना दोनों बाप बेटी के लिए बड़ी सम्मान की बात थी। घर से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, फेरियर गुस्से से चीखा। एक दरवाज़ा है, दूसरा खिड़की। तुम किससे निकलना पसंद करोगे? उसका चेहरा इतना कठोर दिख रहा था और उसके मजबूत हाथ इतनी आक्रामक मुद्रा में थे कि दोनों बिन बुलाए मेहमान डर के मारे बाहर निकल गए। तुमने मुखिया और परिषद के आदेश का उल्लंघन किया है। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, स्टेंजरसन ने गुस्से से कहा। भगवान का तुम पर ज़रूर कहर टूटेगा, ड्रेबर चिल्लाया। यह सुनकर फेरियर गुस्से से लाल पीला हो गया। वह अपनी बंदूक लेने के लिए ऊपर जाने लगा पर रूसी ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ा पाता वे उसकी पहुंच से बाहर निकल चुके थे। हरामी कहीं के, माथे से पसीना पोंछते हुए वह बोला। इनमें से किसी को तुम्हारा पति बनने से अच्छा है मैं तुम्हारी मौत देखना पसंद करूंगा। मुझे भी अपनी मौत पसंद होगी, पर जेफरसन आज ज़रूर आएगा, उसने चहकते हुए कहा। हाँ, वह बस आने ही वाला होगा। वह जितनी जल्दी आएगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि दुश्मनों का अगला पैतरा क्या होगा। वास्तव में बूढ़े किसान और उसकी बेटी को उस समय किसी सयाने आदमी की सलाह और मदद की सख्त ज़रूरत थी। उनका मकसद शायद संप्रदाय के इतिहास में बड़ी नाफरमानी थी। जब छोटी छोटी गलतियों की इतनी कठोर सज़ा थी तो इस घोर नाफरमानी की क्या सज़ा होगी। फेरियर को मालूम था कि अब उसकी सारी दौलत और हैसियत उसके लिए बेमानी है। ऐसे मामलों में उससे भी अमीर लोगों का सफाया किया जा चुका था और उनकी संपत्ति गिरजाघर को दे दी गई थी। वह एक बहादुर आदमी था, पर कभी कभी एक आबूझ और रहस्यमय डर से कांप जाता। आंखों देखे खतरे से तो वह निपट सकता था, पर यह अनिश्चित हालात उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहे थे। उसने अपना ये डर बेटी से छुपा रखा था, पर उसकी आंखों से
कोई भी उसकी परेशानी पढ़ सकता था। उसे उम्मीद थी कि जेफरसन की ओर से कोई ना कोई खबर ज़रूर आएगी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि पिन लगा एक चौकोर कागज़ का टुकड़ा ठीक उसकी छाती के ऊपर रज़ाई पर लगा हुआ है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, गलती सुधारने के लिए तुम्हें 29 दिन दिए जाते हैं। पर उसके बाद वाक्य का अधूरापन खौफ और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। जॉन फेरियर को समझ नहीं आया कि कागज़ का ये टुकड़ा आखिर कमरे में कैसे आया। बाहर उसके नौकर सोए हुए थे और सारी खिड़की दरवाजे भी बंद थे। उसने कागज़ को हाथ में भींच लिया और बेटी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, पर इस घटना ने उसके दिल को सर्द कर दिया। ये वही बचे हुए 29 दिन थे जिसकी मोहलत फेरियर ने मुखिया से मांगी थी। ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से लैस दुश्मन का मुकाबला किस ताकत और साहस से किया जा सकता है। उसकी जान भी ली जा सकती थी और उसे अपने कातिल का पता भी न चलता। अगली सुबह और ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी। वे नाश्ते के लिए बैठे ही थे कि लूसी की चीख निकल गई। छत के बीचों बीच कोयले से 28 लिखा हुआ था। उसकी बेटी के लिए संख्या समझ से परे थी। उसने भी इस बारे में लूसी को कुछ नहीं बताया। उस रात वह बंदूक लेकर चौकन्ना बैठा रहा। ना उसे कुछ सुनाई दिया और ना दिखाई दिया, पर अगली सुबह दरवाजे के बाहर 27 लिखा हुआ था। दिन पर दिन गुजरते गए। हर सुबह उसे अज्ञात दुश्मन के हिसाब किताब की जानकारी मिल जाती। कभी दिनों की संख्या दीवारों पर, कभी फर्श पर लिखी मिलती, तो कभी गेट या रेलिंग पर कोई कागज़ टंगा होता। खूब चौकस रहने पर भी जॉन फेरियर यह नहीं जान पाया कि इस चेतावनी को रोज़ लिखकर कौन जाता है। संख्याओं को देखकर उसके मन में अंधविश्वास मिश्रित भय बैठ जाता। वह कमज़ोर और बेचैन हो गया। अब उसकी आंखों में एक शिकार किसी कातरता नजर आने लगी। उसे केवल एक ही आस थी और वह थी निवादा के नौजवान शिकारी जेफरसन की। 20 से दिन कम होकर 15 और 15 से 10 हो गए, पर उस नौजवान शिकारी की कोई खोज खबर नहीं थी। दिन मोम की तरह पिघलते जा रहे थे, पर उसका कोई अता पता नहीं था। जब भी सड़क पर किसी घोड़े की टकटक की आवाज़ आती या किसी घुड़सवार की चिल्लाहट सुनाई देती, बूढ़ा फेरियर दरवाजे की ओर भाग पड़ता। आखिर में जब 5 के बाद 4 और 4 के बाद 3 दिन रह गए तो उसका दिल डूबने लगा। उसने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। अकेले होने और बस्ती के चारों ओर के पहाड़ी रास्तों की अल्प जानकारी के कारण उसे लगा कि अब वह बेजान हो गया है। उन पहाड़ी रास्तों पर भी पूरी नज़र रखी जाती थी और परिषद के हुक्म के बिना वहां से कोई नहीं गुजरता था। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, पर फिर भी उसने ठान रखा था कि बेटी की बेइज्जती से बेहतर उसे मौत प्यारी होगी। एक शाम वह गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था। उस सुबह दीवार पर उसे 2 का अंक लिखा हुआ मिला था। अगले दिन मोहलत खत्म होने जा रही थी। अब क्या होगा? उसके दिमाग में कई तरह की धुंधली और भयानक तस्वीरें चक्कर काटने लगीं। उसके मरने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा? क्या इस अदृश्य जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? उसने अपना सिर मेज पर टिका दिया और अपनी लाचारी पर सुबकने लगा। यह क्या? रात के अंधेरे में उसने हल्की सी आवाज़ सुनी। कोई दरवाज़ा खुरच रहा था। फेरियर ज़मीन पर लेट गया और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगा। कुछ देर वह आवाज़ रुकने के बाद फिर आने लगी। कोई दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा था। क्या आधी रात को कोई रहस्यमय हत्यारा हुक्म की तामील करने आया है या क़यामत का आखिरी दिन लिखने आया है? जॉन फेरियर ने ठान लिया था कि उसकी नसों का खून जमा देने वाले इस रहस्य से वो आज निपट कर रहेगा। तेजी से उछलकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। खुले आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और सड़क पर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और दाएं बाएं देखा, लेकिन जब उसकी नज़र नीचे की ओर गई तो वह सन्न रह गया। कोई उसके पैरों के पास पेट के बल लेटा हुआ था। उसे देखकर फेरियर इतना घबराया कि दीवार के साथ खड़ा हो गया। चीख रोकने के लिए उसने मुंह पर हाथ रख लिया। लेटा हुआ शख्स जख्मी और थका हुआ लग रहा था। तेजी से सांप की तरह रेंगकर वह कमरे में घुस गया। कमरे में पहुंचने के बाद वह उठा और दरवाज़ा बंद कर लिया। फेरियर ने गौर से देखा।
उसके सामने जेफरसन खड़ा हुआ था। भगवान का शुक्र है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फेरियर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे खाने को दो। 4 दिनों से मुझे खाने पीने का वक्त नहीं मिला। वह मेज़ पर फेरियर के लिए रखे गए खाने पर झपट पड़ा। पेट भरने के बाद उसने पूछा, क्या लूसी ठीक है? हाँ, लेकिन उसे खतरे के बारे में मालूम नहीं है। ठीक ही है, घर पर चारों ओर से नज़र रखी जा रही है, इसलिए मुझे रेंग कर आना पड़ा। वे बहुत तेज़ होंगे, पर मेरे जैसे शिकारी के सामने बच्चे हैं। जॉन फेरियर में अब हिम्मत आ गई। उसे एक वफादार साथी जो मिल गया था। उसने नौजवान साथी का मजबूत हाथ पकड़ा और उसे प्यार से जकड़ लिया। मुझे तुम पर फख्र है। तुम्हारे सिवाय हमारी परेशानी को कोई नहीं बांट सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर मैंने सिर्फ आपके लिए मगरमच्छ के मुंह में हाथ नहीं डाला। मैं यहाँ लूसी के खातिर आया हूँ। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहता? नौजवान बोला। अब हमें क्या करना चाहिए? कल आखिरी दिन है, और अगर आज रात आपने कोई कोशिश नहीं की तो इस दुनिया में आपका नाम तक नहीं बचेगा। एक खच्चर और 2 घोड़े ईगल रेवाइन में खड़े हुए हैं। आपके पास कितना पैसा है? सोने के 2000 और कागज़ के $5000 काफ़ी रहेंगे। मेरे पास इससे ज़्यादा है। हमें पहाड़ों में से होते हुए कार्सन सिटी पहुंचना होगा। लूसी को जगाइए। अच्छा हुआ आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है। फेरियर ने सफ़र पर चलने के लिए लूसी को तैयार किया। इस बीच जेफरसन ने खाने का सामान और एक जार में पानी रख लिया। अपने अनुभव से वह जानता था कि पहाड़ों पर कुएं बहुत कम और दूर दूर हैं। सामान बंध चुका था और अब वे तैयार थे। दोनों प्रेमी भाव विह्वल होकर एक दूसरे से मिले, पर समय कीमती था और सफ़र लंबा। हमें फ़ौरन निकल चलना चाहिए, जेफरसन ने धीमे मगर विश्वास भरे स्वर में कहा। उसे खतरे की जितनी जानकारी थी, उससे ज़्यादा उससे निपटने का साहस था। आगे और पीछे वाले फाटक पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए हमें सावधानी से खिड़की से कूदकर खेतों में से निकल चलना चाहिए। सड़क से ईगल रेवाइन केवल 2 मील दूर है। वहाँ घोड़े हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सूरज की किरण फूटने से पहले हम आधा पहाड़ी का रास्ता तय कर चुके होंगे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो क्या होगा? फेरियर ने पूछा। जेफरसन ने अपने रिवॉल्वर पर हाथ रखकर कहा, अगर वे हमसे ज़्यादा हुए तो उनमें से 2-3 तो साथ लेकर मरेंगे। घर की सारी बत्तियां बंद कर दी गईं। फेरियर ने आखिरी बार खिड़की से अपने उन खेतों को देखा जिनसे वह हमेशा के लिए दूर होने वाला था। उसने अपने दिल को मजबूती से संभाला और अपनी इज्जत और बेटी की खुशी के बारे में सोचने लगा। इसके सामने उसे अपनी सारी जागीर बेकार लगने लगी। माहौल शांत और खुशनुमा लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर तक फैले गेहूं के खेतों की खामोशी से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आसपास मौत का कोई साया मंडरा रहा है। पर नौजवान शिकारी जेफरसन के सदे हुए तेवर और चौकन्नी नज़र बता रही थी कि किस कदर चारों तरफ खतरा फैला हुआ है। फेरियर के पास सोना और नकदी थी। जेफरसन ने खाने पीने का सामान पकड़ा हुआ था, जबकि लूसी ने एक थैले में अपना कुछ कीमती सामान रखा हुआ था। उन्होंने सावधानी से धीमे धीमे खिड़की खोली और तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक एक बड़े बादल ने आकर रात को घुप अंधेरे में न डुबो दिया। तब एक एक करके वे छोटे बगीचे में उतर गए। रुकी हुई सांसों और घुटनों के बल उन्होंने इसे पार किया। झाड़ी की ओट में चलते चलते वे मक्के के खेत में पहुंचे ही थे कि जेफरसन ने खींचकर उन्हें नीचे झुका लिया। जेफरसन एक होशियार शिकारी था। उसके कान बिल्ली की तरह तेज थे। वे अभी नीचे झुके ही थे कि पहाड़ी उल्लू की मनहूस आवाज़ आई। उसके फौरन बाद कुछ दूर से वैसी ही आवाज़ आई। उसी दौरान उन्हें किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। उस आदमी ने सांकेतिक भाषा में एक आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर एक दूसरा साया बाहर निकल आया। कल आधी रात को जब उल्लू 3 बार पुकारे, उनमें से पहले वाले ने कहा, ठीक है, क्या मैं ड्राइवर को बता दूं? दूसरा बोला, हाँ, उसे बता दो और उसके आगे वाले को भी बता दो। 9 से 7, 7 से 5। दूसरे वाले ने दोहराया और फिर उसके बाद वे दोनों अंधेरे में खो गए। उनके आखिरी शब्दों में संकेत छुपे हुए थे। उनके जाने के बाद जेफरसन तुरंत खड़ा हो गया।
वह खेतों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और अपनी प्रेयसी को सहारा भी दे रहा था, जिसकी ताकत जवाब दे रही थी। जल्दी और जल्दी। थोड़ी थोड़ी देर वह दोहराने लगता। हम पहरेदारों के पास से गुजर रहे हैं, सब कुछ रफ्तार पर निर्भर है, जल्दी करो। सड़क पर आने के बाद उनकी चाल में तेजी आ गई। रास्ते पर उन्हें केवल एक ही आदमी मिला था, पर उससे बचने के लिए वे खेतों में दुबक गए। वे पहाड़ों की ओर जाने वाले एक संकरीय पगडंडी पर चढ़ गए। उनके सामने अंधेरे में डूबी दो नुकीली और ऊबड़ खाबड़ चोटियां खड़ी हुई थीं, और उनके बीच से जो एक तंग दर्रा जा रहा था उसका नाम ईगल रेवाइन था। वहीं घोड़े उनका इंतजार कर रहे थे। कोई गलती किए बिना जेफरसन ने बड़ी बड़ी चट्टानों और एक सूखी नदी के पास से सही रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद वह एक चट्टान की ओट में खड़े घोड़ों के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। लूसी खच्चर पर, जबकि जेफरसन और फेरियर घोड़ों पर बैठ गए। खतरनाक और तीखे ढाल वाले पहाड़ी रास्ते पर जेफरसन उनका मार्गदर्शन करने के लिए आगे आगे चल रहा था। प्रकृति की बेरहमी से अनजान व्यक्ति के लिए यह रास्ता बहुत चक्करदार हो सकता था। एक तरफ 1000 फुट ऊंचा विशाल पर्वत का शिखर था और उस पर बनी सीधी ऊबड़ खाबड़ चट्टानी काली पट्टियां ऐसे लग रही थी जैसे वे किसी शैतान की पसलियां हो। दूसरी ओर बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों के ढेर पड़े हुए थे। पर्वत शिखर और इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच का रास्ता इतना तंग था कि उनमें एक बार में एक ही आदमी गुजर सकता था, और रास्ता इतना खराब था केवल होशियार आदमी ही उससे पार पा सकता था। पर इतने खतरों और मुसीबतों के बावजूद उन भगोड़े यात्रियों के दिल में एक उम्मीद बंधी हुई थी। उनका हर अगला कदम उन्हें भयानक खतरे से दूर ले जा रहा था। आगे उन्हें पता चला कि अभी वह बस्ती की सीमा में ही है। वह भी दर्रे के सबसे उजाड़ और वीरान हिस्से में पहुंचे ही थे कि लूसी की चीख निकल गई। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। ऊंची चट्टान जहां से रास्ते पर नजर रखी जा रही थी, वहां एक पहरेदार खड़ा था। कौन जा रहा है? उसकी सख्त आवाज गूंज उठी। नेवादा जाने वाले मुसाफिर, जेफरसन ने कहा। उसका हाथ अपनी बंदूक पर था। उसने देख लिया था कि पहरेदार की उंगलियां बंदूक पर थीं, और उसके जवाब से वह संतुष्ट नहीं लग रहा था। किसके हुक्म से जा रहे हो? पहरेदार ने पूछा। पवित्र परिषद की, फेरियर ने जवाब दिया। अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि परिषद ही सबसे शक्तिशाली है और उसी का नाम लिया जा सकता है। 9 से 7, पहरेदार ने ऊंची आवाज में कहा। 7 से 5, जेफरसन ने उत्तर दिया। उसे अचानक सुना हुआ संकेत याद आ गया। ठीक है, जाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है, पहरेदार बोला। उसके बाद का रास्ता चौड़ा था और घोड़ों की चाल भी तेज हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पहरेदार अपनी बंदूक पर झुका हुआ था। अब वह बस्ती से दूर आ चुके थे और उनके सामने आज़ादी उनका स्वागत कर रही थी। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।